जिसने मेरी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी। अब जब उसकी जान खतरे में है तो मैं कैसे उसे छोड़कर जा सकता हूं? मुझे भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचानी ही होगी। आश्रम में साधु के भेष में खड़े शिखर के मन में यही तूफान उठ रहा है। आश्रम में कदम तो रखने वाला हूं, मगर अंदर जाते ही मुझे किसी ने पहचान लिया तो, और इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। गहरी सांस लेते हुए अपना सर झुका शिखर आश्रम के अंदर कदम रख देता है। बस कुछ कदम बढ़ते ही सामने देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने शुभचिंतक खड़ा है। शिखर वहीं खड़ा होकर ध्यान से सुनता है तो शुभचिंतक कुछ साधुओं को कह रहा है दिनेश तक खाना पहुंचाने के लिए। उनमें से एक साधु सर हिलाता है और रसोई घर की ओर बढ़ जाता है, और शुभचिंतक बगल के कमरे में जाता है। शिखर अपना सर झुकाकर उस साधु के पीछे रसोई तक पहुंचता है। साधु एक थाली में बनाया खाना परोस रहा है, और तभी शिखर पीछे से आता है और एक धीमी सी आवाज में कहता है, आप रहने दो, मैं खाना लेकर जाता हूं। साधु पलटते हुए एक मुस्कान के साथ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने गुरुजी को बोला है, मैं ही उसे खाना दूंगा। शिखर आगे बढ़कर उस खाने के थाल को पकड़ते हुए कहता है, गुरुजी ने कहा है थोड़ी देर उसके साथ ही रहना होगा, उसकी निगरानी के लिए, पर आपको अभी कई काम होंगे और मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूं। शिखर ने हाथ तो आगे बढ़ा लिया है, मगर सामने इंसान ने अगर बस एक फटकार भी लगाई तो उसका सच सामने आ सकता है। शिखर की बात सुन साधु कहता है, मुझे अभी शाम की प्रार्थना के लिए भी तैयारी करनी है। अगर उस कैदी के साथ रहना अनिवार्य है तो मैं शायद ना कर पाऊं। ठीक है, तुम ही ले जाओ फिर खाना परोस कर। इतना बोल साधु वहां से निकल जाता है और शिखर एक राहत की सांस लेता है, मगर मानो जैसे शिखर की किस्मत में राहत की सांस लेना लिखा ही ना हो। शिखर चूल्हे की तरफ मुंह किए थाली में खाना परोसने वाला है कि उसके पीछे शुभचिंतक आ खड़ा हो जाता है। शिखर को जैसे इस बात का आभास होता है, वो समझ जाता है कि वो अब पकड़ा जा चुका है। मन में उसके यही चल रहा है कि अब वो क्या करे। सामने दिख रहे एक चाकू को वो अपने हाथ में ले लेता है। शुभचिंतक एक शांति भरे आवाज में कहता है, तुम ही खाना पहुंचाने जा रहे हो ना उस कैदी को? देखो, उससे अच्छे से बर्ताव करना, कैदियों जैसा नहीं। उसे पूछ भी लेना, अगर कुछ चाहिए हो तो पूरी कर देना, और अगर वो बात करना चाहे तो मुझे बताना। अब जाओ और उसे खाना दे आओ। शुभचिंतक वहां से जाता है, मगर शुभचिंतक की बात सुन शिखर मानो किसी दुविधा में पड़ गया हो। उसके मन में सवाल उठने लगे कि क्या मैं सही कर रहा हूं? दिनेश के शुभचिंतक के अपहरण करने की कोशिश के बाद भी शुभचिंतक उससे इतने अच्छे से पेश आने को कह रहा है। क्या मुझे एक और बार कोशिश करनी चाहिए शुभचिंतक से बात करने की? नहीं, ये सही समय नहीं है ये सब सोचने का। शुभचिंतक किसी भी हाल में मुझे ये सच नहीं बताने वाला। मुझे कोई और ही रास्ता ढूंढना होगा सच जानने के लिए। अपने ख्यालों में खोया शिखर रसोई घर के बाहर निकल हाथ में थाली लिए आगे बढ़ता है दिनेश के कमरे की तलाश में। शिखर को समझ नहीं आ रहा दिनेश कौन से कमरे में है, और कहीं गलत कमरे में घुस गया तो उसका राज सामने ना आ जाए। जाते हुए शिखर की नजर बगल के कमरे पर पड़ती है जो अंदर फाइल से भरी हुई है, और शिखर को याद आता है कि जब वो आखिरी बार यहां आया था उसने शुभचिंतक को कहते सुना था कि सारी फाइल यहीं रखवाई है उसने। और उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं अगर मैं अंदर जाकर पड़ताल करूं तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अगर मेरे घर वालों से जुड़ी कोई फाइल मिल गई तो मुझे वो सच पता लग सकता है। शिखर आसपास एक नजर घुमा देखता है और कमरे के अंदर घुस जाता है। कमरे का दरवाजा लगा, पास एक बड़े से दराज पर खाने का थाल रखते हुए शिखर फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत समय तक ढूंढने के बाद भी उसे अपने पिता या किसी के बारे में कोई फाइल नहीं मिलती है, मगर इतनी सारी फाइल्स को देखकर उसे एक बात अजीब जरूर लगती है कि
हर पुरानी फाइल में शुभचिंतक के नाम के साथ किसी वॉल्टर डिसूजा का नाम भी लिखा है। इससे पहले वो कुछ और फाइल देख पाता, उसे बाहर से शुभचिंतक के किसी से बात करने की आवाज आती है और उसे इतना पता लग जाता है कि शुभचिंतक उसी की ओर आ रहा है। अब क्या करे वो? शिखर के समझ में कुछ नहीं आ रहा। कहां छुपे, कहां जाए? कमरे के बाहर खड़ा शुभचिंतक सामने खड़े साधु से अपनी बात पूरी करता है, फिर कमरे के अंदर घुस जाता है। शुभचिंतक सामने देखता है तो अपनी आंखें सिकोड़ लेता है, क्योंकि सामने रखी कुछ फाइल सही जगह पर नहीं रखी हुई थी। शुभचिंतक जाता है और उन्हें ठीक कर वहां एक फाइल ढूंढने लगता है। शुभचिंतक की नजरों से छुपा शिखर पास के दराज में जिस पर थाल रखा था उसके अंदर अपनी सांसें थामे बैठा है। एक हल्की सी आवाज और वो पकड़ा जाएगा। शिखर देखता है कि शुभचिंतक भी उसी दराज के पास आकर अपनी फाइल निकाल देख रहा है। शुभचिंतक फाइल में कुछ देख वहां से निकल जाता है और शिखर अपने माथे का पसीना पोंछता है, मानो जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। शिखर हाथ में थाल लिए बाहर निकलता है। तभी उसे बगल से आवाज आती है जो सुन उसके कान खड़े हो जाते हैं। बगल में एक साधु बात करते हुए कह रहा है, खाना क्यों नहीं पहुंचाया गया इसे अब तक? इसकी जिम्मेदारी थी इस तक खाना पहुंचाने की। सामने खड़ा साधु पलटकर कहता है, जिम्मेदारी तो मेरी थी, मगर मेरे हाथ से आकर कोई खाने का थाल लेकर चला गया था इसे पहुंचाने। तभी शिखर मौका देख वहां आते हुए कहता है, मुझे पहुंचाना था, मगर गुरुजी ने बुला लिया था कुछ आदेश देने को, इसलिए उस चक्कर में थोड़ी देर हो गई। माफ कीजिए, मैं अभी जाता हूं। सामने खड़ा साधु कहता है, ठीक है, मगर जल्दी करो, अभी थोड़े समय में प्रार्थना का समय होने वाला है और उस समय सबका वहां होना जरूरी है। शिखर अपना झुकाया हुआ सर हिलाते हुए कहता है, समझ गया, और अंदर कमरे में घुस जाता है। कमरे में दिनेश भी साधु के भेष में बैठा है। उसकी नजर जैसे ही शिखर पर पड़ती है वो पहचान जाता है और खुश हो कुछ कहने ही वाला होता है कि शिखर इशारा कर उसे चुप रहने को कहता है। पास आकर उसे खाना देता है और जैसे ही बाहर खड़े साधुओं की जाने की आवाज आती है, शिखर कहता है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर में हमें निकलना होगा। बस एक ही मौका है हमारे पास, जब प्रार्थना में सभी व्यस्त होंगे तब निकलना होगा और प्रार्थना का समय बस होने ही वाला है। दिनेश शिखर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नहीं, मुझे ले जाने के चक्कर में तुम भी फंसने वाले हो। तुम यहां से निकलो, मुझे नहीं लगता ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। तभी आश्रम में शाम की प्रार्थना की घंटी बजने लगती है और सभी साधु घंटी की ओर बढ़ने लगते हैं। शिखर तुरंत दिनेश की आंखों में देखते हुए कहता है, हमारे पास इन सब बातों के लिए समय नहीं है अभी। चुपचाप मेरे इशारे पर साथ चलो, और अगर तुम्हारे पकड़े जाने पर कुछ नहीं कर रहे तो मेरे पकड़े जाने पर भी कुछ नहीं करेंगे। या तो साथ पकड़े जाएंगे या दोनों आजाद होकर यहां से निकलेंगे। और शिखर दिनेश का हाथ खींच उसे कमरे के दरवाजे की ओर ले जाता है। इस वक्त शिखर के दिमाग में बस एक ही ख्याल है, कैसे भी दिनेश को यहां से सुरक्षित निकालना है। और वो हल्का सा सर निकाल कमरे के बाहर देखता है। जैसे उसे आसपास कोई नहीं दिखता, दिनेश का हाथ पकड़ कमरे के बाहर निकलता है और दोनों तेज कदमों के साथ आश्रम के बाहर भी निकल जाते हैं। शिखर और दिनेश भागते हुए जंगल के अंत तक पहुंच चुके हैं और जैसे ही किनारे पर कदम रखते हैं, दोनों सामने देख हैरान हो जाते हैं। दिनेश तो मानो अपने घुटनों पर गिरते हुए हार मान चुका है और कहता है, हम फंस चुके हैं, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। शिखर और दिनेश जिस बोट से आए हैं वो अब गायब हो चुकी है। दिनेश निराशा भरी आवाज में कहता है, जरूर उन्हें छानबीन करते हुए हमारी बोट मिल गई होगी। हार मान वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास। शिखर ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, हमारी सवारी कुछ ही देर में यहां आने वाली है। दिनेश हैरान हो पूछता है, क्या मतलब? शिखर चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहता है, मुझे इस बात का आभास था कि जाते हुए हम
बोट से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर किसी को पता लग जाए शुभ चिंतक के गायब होने का, तो वो तुरंत प्लेन से हमारा पीछा कर हमें पकड़ने आ सकते हैं। इसलिए मैंने पहले ही एक प्लेन को यहां आसपास चक्कर लगाने को कहा था, जो बस मेरे एक इशारे पर आकर हमें यहां से ले जा सके। शिखर अपना हाथ आसमान की ओर करते हुए कहता है, वो देखो आ गया। दिनेश भी मुस्कुराते हुए उस प्लेन की ओर देखता है और वापस खड़ा हो उठता है। बस कुछ देर बाद दिनेश और शिखर उस प्लेन में बैठ वापस घर जाने लगते हैं। दिनेश खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है, हम इतनी आसानी से कैसे निकल गए वहां से? मुझे अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई तो ऐसी बात है जो हम समझ नहीं पा रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं। शिखर भी सर हिलाते हुए कहता है, कोई बात तो जरूर है, मगर मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। दिनेश शिखर की ओर मुड़ते हुए कहता है, शुभचिंतक को अगवा करने के बारे में क्या सोचा तुमने? हमारा यह प्लान तो फेल हो चुका है। शिखर दिनेश की आंखों में देखते हुए कहता है, अभी नहीं, अभी मुझे एक और रास्ता मिला है, जिससे मुझे जो जानना है वो पता लग सकता है, और इसमें शुभचिंतक की कोई जरूरत नहीं है हमें। दिनेश भी भौहें उठाते हुए पूछता है, आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है तुम्हारे पास? शिखर आगे झुकते हुए कहता है, वॉल्टर डिसूजा। दिनेश पलटकर पूछता है, ये कौन है? शिखर एक मुस्कान के साथ कहता है, यही तो तुम्हें पता लगाना है। अगले दिन शिखर अपने घर पर इधर से उधर कर रहा है, मानो जैसे कोई सोच में हो। उसके फोन पर बबीता के आए संदेश भी हैं, यही सवाल करते हुए कि वो शुभचिंतक के कहे मुताबिक अब तक गांव क्यों नहीं गया। मगर शिखर ने कोई जवाब नहीं दिया था बबीता को। तभी शिखर के घर की घंटी बजती है और दिनेश आता है और शिखर के साथ सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम्हारा अंदाजा सही है, हमें वॉल्टर से तुम्हारे पिता के राज के बारे में पता लग सकता है, क्योंकि वॉल्टर तुम्हारे शुभचिंतक का जिगरी दोस्त है। दुबई में वॉल्टर उसी के साथ रहता था। दोनों दोस्त सारी बिजनेस डील एक साथ ही किया करते थे, एक समय पर। यहां तक कि शुभचिंतक के व्यापार का भार छोड़ने के बाद वॉल्टर ने उसकी जगह हर मीटिंग में फैसले लिए हैं। शिखर अपने फोन से खेलते हुए कहता है, फिर तो इस वॉल्टर से जल्दी मिलना चाहिए हमें। दिनेश कहता है, मिलना आसान है, बस थोड़े पैसे खर्च करने होंगे। यह भी दुबई के सबसे महंगे रिजॉर्ट में बिजनेस के सिलसिले में अकेला रुका हुआ है, वहां हम इससे मिल सकते हैं। शिखर कहता है, जितने पैसे लगेंगे उतने देने को तैयार हूं, मुझे बस उसी रिजॉर्ट में कमरा चाहिए। दिनेश हामी भरते हुए कहता है, हो जाएगा, और वहां से जाता है। दुबई के सबसे आलीशान एटलांटिस होटल में 50 साल का वॉल्टर अपने कमरे में लंच खत्म करके बैठा हुआ है कि उसके कमरे की घंटी बजती है। वॉल्टर जाकर देखता है तो दो अनजान आदमी गेट पर खड़े हैं। दिनेश वॉल्टर की ओर झुकते हुए उसके कानों में धीरे से कहता है, हमें महेंद्र माधवदास मेहरोत्रा ने भेजा है, वो जरूरी काम है। ये नाम सुनते ही वॉल्टर तुरंत अपना दरवाजा खोलता है और दोनों को अंदर आने को कहता है। उस आलीशान से कमरे के सोफे पर शिखर और दिनेश जा बैठते हैं। वॉल्टर वहां एक वेटर के कानों में कुछ फुसफुसाता है और उसे वहां से भेज देता है। शिखर के सामने बैठते हुए पूछता है, किस काम से भेजा है महेंद्र ने तुम दोनों को मेरे पास? शिखर वॉल्टर की आंखों में आंखें डाले कहता है, मैंने झूठ बोला, हमें यहां महेंद्र ने नहीं भेजा है, मैं यहां किसी और काम से आया हूं। क्या होगी वॉल्टर की प्रतिक्रिया शिखर की यह बात सुनकर? क्या शिखर को अपने उस राज का पता चल पाएगा या शिखर को झुकना पड़ेगा शुभचिंतक के आगे? जानने के लिए सुनते रहिए